अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमीशन ने अभी काम शुरू नहीं किया मगर तनाज़ा खड़ा हो गया है और तहकीकात का पूरा मामला ही मुतनाज़ हो रहा है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने कमीशन के सरबरा जस्टिस अजमत सईद शेख पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज जस्टिस अजमत सईद को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश का अहम किरदार करार दिया और कहा कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT के अरकान के इंतखाब के लिए व्हाट्सएप कॉल्स की और नून लीग की हुकूमत में अफसरान को खुद धमकियां दी। इसलिए जस्टिस अजमत सईद शेख खुद तहकीकात से अलग हो जाएं वरना सारे मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। ये बहुत संगीन इल्जामात हैं और इनका एक पस मंज़र है जो आपके सामने रखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए 2017 में JIT बनाई और इस हवाले से क्या तनाज़ात सामने आए। मगर पहले बात करेंगे मरियम नवाज के इल्जामात की। मरियम नवाज ने जस्टिस अजमत सईद शेख की तकर्री पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में जो शामिल रहा है उसे नवाजना ज़रूरी है कि अजमत सईद अपने खिलाफ तहकीकात करेंगे, इज्जत से पीछे हट जाएं वरना कौम के सामने हकाइक लाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। इज़्ज़त से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकाइक जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अजमत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें, तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करें। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जस्टिस अजमत सईद ने असरअंदाज होकर JIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल्स की। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ जो साजिश थी जस्टिस अजमत सईद उसके करता धरता थे। एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से जिसमें जस्टिस ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉडशीट। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की। बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं। उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मरियम नवाज ने व्हाट्सएप कॉल का जिक्र किया। ये व्हाट्सएप कॉल का मामला आखिर है क्या, आपको तफसील से बताते हैं। 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा का फैसला सुनाया था। 2 जजेस यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और 3 जजेस यानी जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद तहकीकात का फैसला दिया। इन 3 जजेस ने अपने फैसले में 11 सवालात उठाए और इन सवालात के जवाब की तलाश के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया और कहा कि इस JIT में नैब, स्टेट बैंक, ACCP, FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे और इन तमाम इदारों के सरबराहों से 7 दिनों में नाम मांगे। तमाम इदारों ने नाम दिए 7 दिन में, यानी 27 अप्रैल 2017 को इन इदारों ने अपने अफसरान के नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी खुसूसी बेंच बनाया जिसके सरबराह जस्टिस एजाज अफजल जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शेख उसके अराकीन थे। और फिर 3 मई को पनामा अमल दरामद केस की पहली समाअत हुई ताकि JIT बनाई जा सके, मगर JIT नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और ACCP के नामों को मुस्तरद कर दिया। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने दौरान समाअत कहा था कि शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं
जेआईटी में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार और अपने काम में महारत रखते हों। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एसीसीपी ने जो नाम भिजवाए वो शको शुबे से बाला नहीं है। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो। बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद ने भी सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि हमारे साथ खेल मत खेलें, हम खुद इन अफसरान को सिलेक्ट करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम कोई बहाना और ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एसीसीपी को 18 ग्रेड और उससे ऊपर ग्रेड के तमाम अफसरान के नामों के साथ तलब कर लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने अगली ही समात यानी 5 मई की समात में जेआईटी तश्कील दे दी। तमाम इदारों के नुमाइंदों का ऐलान कर दिया गया। जेआईटी बन गई और तहकीकात शुरू हो गई। मगर फिर यह पता चला कि जेआईटी के अराकीन का इंतखाब व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया गया। इस हवाले से 30 मई 2017 को अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई। इस खबर के मुताबिक 28 अप्रैल को स्टेट बैंक, एसीसीपी और नैब के सरबराहान को एक व्हाट्सएप कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बताया और इन इदारों के सरबराहान को मखसूस नाम दिए और कहा कि वो जेआईटी में इन अफराद के नाम शामिल करें। खबर के मुताबिक कॉल करने वाले ने स्टेट बैंक के गवर्नर को कहा कि आमिर अजीज का नाम जेआईटी के लिए दें। इसी तरह एसीसीपी के चेयरमैन को कहा गया कि वो बिलाल रसूल का नाम जेआईटी के लिए दें और ज़राए के मुताबिक नैब को कहा गया कि वो इरफान मंगी का नाम जेआईटी के लिए दें। खबर के मुताबिक एफआईए, आईएसआई, एमआई, स्टेट बैंक, एसीसीपी और नैब ने अपने नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एसीसीपी, स्टेट बैंक और नैब से मजीद नाम मांगे और फिर इन इदारों के सरबराहान से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रब्ता किया गया और उन्हें मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। खबर के मुताबिक नैब ने अपनी फहरिस्त तब्दील कर दी और उसमें इरफान मंगी का नाम शामिल कर दिया। मगर एसीसीपी और स्टेट बैंक ने ऐसा नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात में एसीसीपी और स्टेट बैंक के नाम मुस्तरद कर दिए और एसीसीपी के चेयरमैन और गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नाम दे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बिलाल रसूल और आमिर अजीज के नाम का इंतखाब कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉल्स किसने की और कौन अपनी मर्जी के नाम जेआईटी में शामिल कराना चाहता था। इस हवाले से अगले ही दिन यानी 31 मई 2017 को और खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक 28 अप्रैल को चेयरमैन एसीसीपी जफर हिजाजी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को खत लिखा और बताया कि 26 अप्रैल को एसीसीपी के खत के जवाब में 27 अप्रैल को मिलने वाले सुप्रीम कोर्ट के खत में दी गई हिदायत के मुताबिक जेआईटी के लिए 2 मजीद नाम भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन एसीसीपी ने अली अजीम अकरम और यासिर मंजूर का नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजा और मजीद लिखा कि इस सारे अमल के दौरान उन्हें उनके स्टाफ अफसर ने बताया कि आप यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त पर मेरे अफसर ने आपसे लैंडलाइन पर रब्ता किया, जिस पर आपकी तरफ से कहा गया कि आप बहुत जल्द व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे। जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने मुझे हिदायत की कि नए पैनल में बिलाल रसूल का नाम ज़रूर शामिल किया जाए। इस कॉल के बाद मेरे जहन में खदशात ने जन्म लिया, मगर मेरे पास तस्दीक का कोई जरिया नहीं, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं महसूस करता हूं कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इल्म में यह सूरत हाल लाऊं। खबर के मुताबिक इसी तरह एक पुरस्कार कॉल गवर्नर स्टेट बैंक को भी गई और उनसे भी मखसूस नाम जेआईटी के लिए दिए गए नामों की फहरिस्त में शामिल करने को कहा गया। बाद में जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी के नामों का ऐलान किया तो वही आमिर अजीज, बिलाल रसूल और इरफान मंगी उसका हिस्सा थे। बाद में बार बार इस जेआईटी पर एतराज़ात उठाए गए और इस खबर के बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के पनामा अमल दरामद बेंच ने वाज़ेह किया कि कॉल्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने जेआईटी को मुंतखब किया, हम हर चीज़ देख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। हम जानते हैं हमने क्या करना है। हम फरिश्ते नहीं, इंसान हैं। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, मगर जो काम करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी ज़िंदगी है, चाहे अंजाम जो भी हो। जस्टिस एजाज अफजल ने वाज़ेह कर दिया कि जेआईटी के लिए अफराद के इंतखाब का हुक्म रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत ने दिया। बेंच के एक और रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस हवाले से रिमार्क दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जुई की जा रही है, जिसे किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चेयरमैन एसीसीपी को बिलाल रसूल को पनामा लीक्स की तहकीकात में शामिल करने के लिए कहा। अदालत किसी को इदारों को मुतनाज़े या बदनाम करने की इजाज़त नहीं देगी। बाद में नून लीग की तरफ से बार बार जेआईटी के इन अराकीन पर तनकीद की गई और अब मरियम नवाज ने यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने खुद इन अराकीन का इंतखाब किया, खुद व्हाट्सएप कॉल्स की थी। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। इस ब्रॉडशीट मामले को पनामा 2 कहने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आपने इसे पनामा 2 कहा है
और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी नवाजा जा रहा है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को क्योंकि वो मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में शामिल थे, खुद व्हाट्सएप कॉल्स उन्होंने की। क्या बाकी उनका इंतखाब इसलिए किया गया कि ये भी पनामा 2 बने? देखें, मरियम साहबा काबिल एहतराम है, ख़ातून है। ये पनामा 2 है, इसमें हुदैबिया पेपर भी आ रहा है, इसमें वो जरदारी साहब का स्विट्ज़रलैंड के 60 मिलियन भी आ रहे हैं, इसमें उनका वो राका क्या था जो महल, सरे महल भी आ रहा है, इसमें एक दो चीज़ें और भी आ रही हैं। सो एक रिपोर्ट ज़रूर आएगी। ऑफ कोर्स मुखालफों ने तो यही कहना है कि जस्टिस शेख अजमत साहब जो हैं वो इस काम के, मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी काम को समझने वाले लोग हैं उनमें हैं, और ये रिपोर्ट दे के उनकी सलाहियतों और उनकी काबिलियतों और उनकी भी इंडिपेंडेंट और उनकी एक इम्पार्शल होने का वक्त है कि अगर किसी को अपोजिशन तो अब चाहेगी कि जस्टिस क़य्यूम को लगा दें, चौधरी इफ्तिखार को लगा दें, वो तो नहीं लग सकता, लेकिन अपोजिशन को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और चोटी के वकीलों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके बाद फैसला होना है कि इस केस का क्या होना है। और ये 90 दिन बढ़े हैं, मैं 45 दिन की, हो सकता है 8, 10, 15 दिन बढ़ जाएँ। और दिलचस्पी के सियासत में जोडो कराटे और बैंकॉक के शोलों के महीने हैं ये 3 महीने जो हैं, ये 10 अप्रैल तक। शेख साहब, अगर ब्रॉडशीट में मामला यह है कि कैसे जनरल मुशर्रफ ने एहतसाब के नाम पर सियासी टारगेटिंग की और अपने सियासी फायदे के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया और मुल्क का नुकसान कर दिया, मगर आप तहकीकात जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से पनामा 2 बनेगा तो पनामा 1 में 400 से ऊपर लोगों का नाम था, शरीफ खानदान के खिलाफ हुआ, बाकी 400 से ऊपर जो लोग थे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसमें भी यही होगा जो पनामा 1 में हुआ। मेरा पूरा यकीन है कि ये पनामा 2 से प्लस होगा, 2+ आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, ये पनामा 2+ होगा। पहले तो मैं 2 कहता रहा हूँ, अब मैं 2+ कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। मुमकिन है FIA भी इसमें कोई अपनी किरदार अदा करे। मतलब तो ये नहीं देखा जाएगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कैसे एहतसाब को इस्तेमाल किया गया, $28 मिलियन का नुकसान हुआ, मगर ये देखा जाएगा। ये सारी बातें सुन रहे हैं शाहजेब, शबानी याद हो गया है शाहजेब पर, इससे बड़ा काम होने जा रहा है। हुदैबिया पेपर मिल इनके गले पड़ जाएगी, इनके लिए वो सरे महल गले पड़ जाएगा, $60 मिलियन स्विट्जरलैंड के गले पड़ जाएंगे, और कुछ और चीज़ें भी आएंगी। वो जब जब केस खुलेगा वैसे वैसे वो क्या कहते हैं, पर्दा उठता है, जब पर्दा उठेगा तो फिर वो भी नजर आएगा। हुदैबिया पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, मगर आपको लगता है कि जैसे अजमत सईद साहब इसको इसी तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिस तरीके से हुकूमत दावे कर रही है? मंतकी अंजाम का तो बाद में फैसला होगा ना कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी अपीयर होंगे। ये भी इसी तरह की, ये भी इस बात की दलील है कि धुआं उठ रहा है, कहीं से तकलीफ पहुंच रही है। जस्टिस अजमत सईद के नाम पर लोगों को शिकायत हैं, तो फिर किसको लगाएं? जस्टिस क़य्यूम को लगाएं, चौधरी इफ्तिखार को लगाएं, नसीम हसन शाह साहब की रूह को लाएं, किसको लाएं? सो जस्टिस अजमत सईद पाकिस्तान के एक नामवर और इस काम को समझने वाले जजेस में से शामिल है। वैसे मगर इन्हीं का फैसला था ना, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना का भी उसी बेंच का हिस्सा थे जिसने GIT बनाने का हुक्म दिया, व्हाट्सएप कॉल का आज इल्ज़ाम मरियम नवाज ने इन पर लगा दिया। तो बहुत सारे जजेस हैं मुल्क में, सारे मलिक क़य्यूम नहीं है। शाहजेब लिसन प्लीज, चीफ जस्टिस भी उस फैसलों में शामिल था, फिर एजाजुल हसन साहब भी अजीम जज हैं, चीफ जस्टिस गुलजार साहब अजीम जज हैं, ये भी उन फैसलों में शामिल थे। तो फिर क्यों जाते हैं रोज पटिशनें लेके? आप फैसले होते हैं। अब आप उस वक्त के, ये पिछले मैं 12 दिन से देख रहा हूँ, ये 15 दिन से आप ये लगे हुए हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब के बारे में भी कहो ना। मगर जजेस के फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, किसी बेंच में अगर जज शामिल हो तो उस पर इख्तलाफ किया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब GIT बनाने के फैसले में शामिल नहीं थे, उससे पहले जस्टिस खुर्शीद साहब के साथ उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के फैसले में शामिल थे। मेरी बात सुने ना, डिस्क्वालीफाई करने में चीफ जस्टिस भी शामिल थे। चीफ जस्टिस साहब देखें, JIT फैसले की बात करें ना, छाती जो धागे से लगाता है उस वक्त की बात होती है। मैराथन रेस तो हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं, बात वो होती है जिसने छाती धागे के साथ लगाई। जिन लोगों ने छाती धागे से साथ लगाई उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और एजाजुल हसन साहब भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं। फिर आप सबके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करेंगे तो किधर जाएंगे? फिर इस मुल्क के निज़ाम के साथ क्या होगा?
फिर आप इसको निज़ामुद्दीन लोहार का निज़ाम बना देंगे। नहीं, मगर शेख साहब इसी मुल्क के निज़ाम में आला अदलिया के जजेस ही एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग और सियासी टारगेटिंग कह रहे हैं। तो हुकूमत जब पहले इतनी पुरएतमाद है कि जैसे अजमत सईद शेख साहब ने क्या करना है और उस तहकीकात में क्या क्या होना है, तो क्या मजीद सियासी टारगेटिंग और सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम नहीं लगेगा? देखें, नहीं लगती। देखें, ये लोगों को कैमरे के ज़रिए मौका मिलेगा और ख़ुद जस्टिस अजमत सईद अपने अमल से ये साबित करेंगे कि ये इम्पार्शल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और क्लियर हैं और बिल्कुल वाज़े हैं। सारे लाइव सारे काम होंगे। आजकल तो कैमरा है, ये हर जगह चले जाना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान तो कहता है कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको भी लाइव कर दो। अब ना करें वो, तो वो उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं। मगर शेख साहब, मरियम साहिबा ने कहा कि अजमत सईद शेख साहब खुद ही पीछे हट जाएं, वरना हम वो सारी बातें सामने लाएंगे कि कैसे ज़ाती तौर पर कॉलें की, अफसरान को धमकियाँ। आपको लगता है कि ये मामला और ख़राब ही होगा? ज़ाहिर एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके हवाले से बातें होंगी। देखें, मरियम साहबा से गुजारिश ही कर सकता हूँ ना, खातून है, एक एहतराम का तल्लक है, अच्छी बात है, इखलाकी बात। आगे अपने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं, खुदा के लिए बहुत मसाइल पैदा किए हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। आज जहाँ तक ये हालात पहुँचे हैं, आप तन्हाई में सोचें उसमें आपका भी कोई अमल दखल है या नहीं है। जो आप फ़ैसला करें वो अगले दिन प्रोग्राम में बता दें कि हमारा आपका कोई अमल दखल नहीं है। मसाइल पैदा करना आसान काम है, मसाइल को हल करना मुश्किल काम है। मैं यही एडवाइस करूँगा कि मसलों को हल करने की तरफ जाएँ, मसलों पे पेट्रोल ना डालें, मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा सियासतदान वो है जो बंद गली में नहीं दाखिल होता। आप बंद गली में मुसलसल लेके जा रहे हैं, बिल आखिर लोग आगे ही थक गए हैं और भी थक जाएंगे। मगर मरियम नवाज साहबा ने वाजे किया है कि क्योंकि हुकूमत कहती थी नैब के कानून का खात्मा चाहते हैं, वो कह रही अब नैब ऐसे ही रहेगा, हमने भुगत लिया है, अब हुकूमत भुगतेगी। यानी हम जो 90 की सियासत थी नवाज शरीफ साहब के और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, हम उसी की तरफ वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं साथ हूँ उनके, मैं साथ हूँ इस बात के। आई फुली सपोर्ट दिस। नैब में कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। जो तरमीम करेगा वो मुल्क का और दुश्मन होगा। और अगर हमने गाजरें खाई हैं तो हमें भी फक्की मिलनी चाहिए। और ये मरियम साहबा की बात को फुली एंडोर्स करता हूँ कि कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। और अगर हमने गाजरें खाई हैं तो हमें डबल फक्की मिलनी चाहिए। अगर इनको 2-2 साल 3-3 साल कैद हुई है तो हमारे दौर में अगर लोगों ने करप्शन की है तो उनको 10-10 साल कैद होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भी? फिर भागना नहीं चाहिए अस्पतालों में, फिर चीखना नहीं चाहिए। हमने एक आवारा कलाशनकोफ में 7 साल कैद काटी है जी, जो सोफे के नीचे निकली और हम जेल में थे। क्या दुनिया में ऐसा कोई केस है कि एक बंदे की माँ मर गई, वो जनाजे पे आया और वो जेल गया है और जेल जाता है और पीछे पता लगता है जेल में कि पीछे सोफे से कलाशनकोफ निकल आई है और अगले हफ्ते 7 साल कैद हो जाती है, 3-3.5 साल कैद कराते हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं, हमारा कोई वाली वारस नहीं है। तो शेख साहब आपके साथ गलत हुआ, मगर क्या ये मुल्क ऐसे ही चलना है कि एक कल्चर बन गया है कि किसी पर इल्ज़ाम लगा दो और बगैर साबित हुए उसे जेल में डाल दो? आपके साथ हुआ, गलत हुआ, इनके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। और अगर आप लोगों के साथ होगा तो आप लोगों के साथ भी गलत होगा। इस कल्चर को बदलना नहीं है, हमें ऐसे ही चलाना है ये मुल्क। देखें ना, वो कह रहे हैं कि हम कानून को चलाना चाहते हैं। मैं इसमें वोट देता हूँ कि हाँ ये चलना चाहिए, ताकि पूरा मौका उनको भी मिले कि अगर हमारे दौर में कोई करप्शन हुई है तो उसका एहतसाब हो सके। मैं इसको इंडोर्स करता हूँ मरियम साहबा की इस बात को। और शेख साहब आपने बिलावल की बड़ी तारीफ़ की कि उन्होंने सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा किया जब वो ये बात करते हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद आए, और आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इसका सेनेट वाला ही हाल होगा और आपका एतमाद में वजन भी है। मगर जो आपके इत्तेहादी हैं वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में नहीं आ जाएंगे? ज़ाहिर बार्गेन करेंगे फिर आपसे जब मामला यहाँ तक जाएगा। ये इत्तेहादी हमारे जाने पहचाने हैं शाहजेब, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। आपको क्यों? देखें, सेनेट के इलेक्शन में, सदर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, स्पीकर के इलेक्शन में, और अगर बिलावल को ये यकीन है कि उसके पास कोई मकनातीसी ताकत और कुव्वत है, उसके पास कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो ये पॉलिटिकली उसका राइट है। यहाँ 64 बंदे होते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं तो 44 रह जाते हैं, 11 मेंबर कम हो जाते हैं इनके। तो उस दिन भी अगर देखें, और तरीकाकार क्या है? क्या जमहूरियत को स्टेक पे लगाना है? नो। पीपल्स पार्टी का एक ही नारा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और वो इंतकाम इमरान खान से अदम एतमाद की सूरत में जमहूरियत की शक्ल में ले सकते हैं।
और अगर कोई सियासी इंतशार और खलफशार और जोड़ो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें अगर ये करके ये समझ रहे हैं इमरान खान इनसे शाहजेब नहीं जा रहा, इनसे नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो भी कह रहे हैं कि बिलावल के पास अगर नंबर हैं, मरियम नवाज़ ने भी आज कहा है कि नंबर्स हैं तो पीडीएम के इजलास में बताएं। पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि क्या कोई हुकूमत का इत्तेहादी उनके पास आ गया। एक बात करेंगे ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाया जा सकता है, मगर नून लीग और JUIF इस हवाले से हिचकिचाहट का शिकार हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के पास इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर्स पूरे हैं तो वो बताए, क्योंकि माजी में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद अक्सरियत होने के बावजूद नाकाम हो गई थी और इस वक्त तो अक्सरियत हुकूमत के साथ है। इस हवाले से मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर रद्दमल देते हुए आज कहा कि अगर बिलावल के पास नंबर्स हैं तो ज़रूर दिखाएं। बिलावल ने एक पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है। क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है। और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए पीडीएम के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो पीडीएम की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आपके सबके सामने आ जाएगा। जबकि 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले भी ये तजवीज़ रख चुकी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, आपने पीडीएम में पहले भी ये तजवीज़ रखी, पीडीएम इस हवाले से कन्विंस नहीं हुई। अब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी बताएं कि अगर उनके पास नंबर्स हैं तो पीडीएम के इजलास में आके बात करें। क्या पहले के मुकाबले में अब MQM ने, GDA ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने या PML काफ ने कोई आपसे राब्ता किया है जिसकी वजह से इसरार है कि जी हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए, तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए? शाहजेब साहब, एक ना जो सिनेरियो है उसको राइट एंगल पे पहले देखने की जरूरत है। पर्सपेक्टिव है क्या? पीडीएम बनती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक एलामिये की सूरत में, जो 26 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है और एक एक्शनेबल पॉइंट्स आते हैं उसमें। 26 पॉइंट्स में इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, हम अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, असम्बलियों के अंदर, असम्बलियों के बाहर इनको मुश्किल वक्त दिखाएंगे, इनके खिलाफ केसेस करेंगे, अदम इत्तेमाद की तहरीक लाएंगे और जरूरत पड़ने पर इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। ये है एलामिये के अल्फाज। अब हम गुजारिश क्या है, हमने क्या नई बात कह दी? ये मामला कई जगह बहस हुआ। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नंबर गेम ऐसे हमारे पास अपोजिशन के पास नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन हमारे दोस्तों को, ये कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के इशारों से ही कामयाब होती रही तहरीक। ये बात भी दुरुस्त है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सेनेट में हमसे छीना गया, किसने छीना, कैसे छीना, ये भी छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या हमें फिर सियासत करनी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें एस्टेब्लिशमेंट का या दीगर कुव्वतों का जो हमारे उस सियासी हक को छीन रही है या छीन लेती रही है, क्या हमें उसके नतीजे में सियासत छोड़ देनी चाहिए या अपना वो रास्ता इख्तियार करते रहना चाहिए, चाहे कि वो पीछे हटे अपने रास्ते से? आखिरी गुजारिश ये भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई। उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अदम एतमाद तो फेल हो गई, लेकिन कुछ अर्से बाद हुकूमत चली गई। हुकूमत के अपने बहुत सारे साथी इत्तेहादी, आपको पता है, MPs नाराज है, इत्तेहादी नाराज है, MNAs का एक ग्रुप नाराज है, सेनेट के इलेक्शन में भी बहुत कुछ इनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल जारी है। आपका जो चार्टर है उसमें जो एक्शन प्लान है उसमें जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली के लिए पार्लिमान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और मुनासिब वक्त पर असेंबली से इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। आखिरी नुक्ता एक्शन प्लान में। उससे पहले है अक्टूबर 2020 में हम मुश्तरका मुनक़िद रैलियाँ करेंगे, दिसंबर 2020 में बड़े जलसे करेंगे, जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च करेंगे। तो आप आखिरी नुक्ते पर जंप कर गए हैं। ये जो जनवरी में लॉन्ग मार्च होना था वो नहीं हुआ, उसकी डेट आगे बढ़ाई और आप कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद की तरफ चले जाए। नहीं, मैं पहली बात तो यह है कि हम आखिरी नुक्ते पे नहीं गए। आखिरी नुक्ता इस्तीफों का है और वो आखिरी ऑप्शन भी है, और ये पहली दफा मैं नहीं कह रहा, ये हमारी सारी क़यादत बार बार कह चुकी है। रही बात कि ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो हमने टाइमलाइन दी थी
अगर उस वक्त मौसम का हालात नहीं देखे गए, फॉग है, पूरे दिन के अंदर लोगों ने अगर लॉन्ग मार्च करना है, पूरे मुल्क से लोगों ने आना है, तो शाहजेब साहब अगर आपकी सड़कें, सेंट्रल पंजाब की सड़कें आधे दिन के लिए, सारी रात और आधे दिन के लिए बंद रहती है, तो आपने उनको देखना है कि नहीं, लोगों की सहूलत देखनी है कि नहीं। अगर आपने एक फैसला किया कि हम जनवरी में करेंगे, फर्ज करें, और आप अब फैसला करते हैं कि नहीं, जनवरी की बजाय हमें इसको आगे ले जाना चाहिए, तब तक हमारा ये फैसला था कि हम सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। अब सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, तो हमें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। हमारे जलसे भी अभी जारी है, हैदराबाद में 9 को जलसा है, फिर सियालकोट में है, फिर सरगोदा में है, फिर फैसलाबाद में है। तो जो नीचे हमें ग्राउंड हमवार करने की जरूरत है, जो नीचे पॉलिटिकल पोजीशन तक नीचे खड़ी करनी है, उसको भी तो हमवार करना है। ग्राउंड रियलिटीज में क्या कोई हुकूमत के इत्तेहादी ने आपको यकीन दहानी कराई है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी ये कह रही है जी नंबर्स हैं तो वो सामने रख दें। नंबर्स कहां हैं? एमक्यूएम साथ खड़ी है, पीएम अलकाफ साथ खड़ी है, बाप पार्टी साथ खड़ी है, जीडीए भी हुकूमत के साथ खड़ी है, तो नंबर्स आपके पास नहीं हैं। तो आपने तहरीक दम एतमाद लाकर, और आप जरा मिसाल देते हैं कि जी माजी में अगर तहरीक दम एतमाद से हुकूमतें बच भी गई हैं तो बाद में वो कमजोर हो गई, और मोहतरमा की भी मिसाल आप देते हैं। मगर मसला यह है कि वो इसलिए हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट मोहतरमा की हुकूमत के खिलाफ खड़ी थी। माजी में तो जो लॉन्ग मार्च हुए हैं वो भी अगर कामयाब नहीं हुए तो उसके नतीजे में हुकूमतें कमजोर हुई हैं, मगर आपके लॉन्ग मार्च के नतीजे में या जलसे जुलूसों के नतीजे में ये हुकूमत कमजोर होगी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी है इस हुकूमत के खिलाफ। पहली बात तो शाहजेब ये है कि जो हमारे लॉन्ग मार्च या हमारे जलसे हुए हैं उसके नतीजे में हुकूमत बौखलाई हुई है, बावलेपन का शिकार हो गई है। क्यों? इनके वजीर से लेकर वजीर आजम तक हर बंदा एक गालियों की जबान में बात कर रहा है, सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 10-10 वजीर सारा दिन आपका टीवी का टाइम लेके बैठे हुए हैं और एक प्रेशर के ऊपर रखा हुआ है सबको। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल हमने अपने दोस्तों को कन्विंस करना है, क्योंकि हम सब इत्तेफाक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। नंबर बिल्कुल बताएंगे कि हमारे पास नंबर कितने हैं और किस तरह नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। मगर ये तो तय है कि अगर आप नाकाम होंगे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में तो माजी वाला सिनेरियो नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के खिलाफ नहीं है, तो हुकूमत और ज्यादा मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। देखिए शाहजेब, पहली गुजारिश तो मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके एमएनए इनसे नाराज है? तो लोग टेलीविजनों पे आके कह रहे हैं। क्या आपके इल्म में नहीं है कि हमारी इस मूव के बाद पंजाब के अंदर एमपीएस का एक पूरा ग्रुप 20-22 का चीफ मिला है स्पीकर साहब को, उन्होंने उनको अप्रोच किया, वरना वो सीएम को मिलने को तैयार नहीं है। तो ये तो हमारी अभी थोड़ी सी मूव हुई है, अभी हमने कोई मूव की नहीं है, उसके नतीजे में वहां बैठे हुए लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो की है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है और आपका भी तजिया ये है, तो फिर भी मेरी दानिश में मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी दानिश में फिर भी ये करना चाहिए ताकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ जो है वो लोगों के सामने और एक्सपोज हो और अवामी दबाव उसके खिलाफ खड़ा हो, ताकि एस्टेब्लिशमेंट इस काम से पीछे हटे। रास्ता नहीं है। सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो आपको हुकूमत के इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं थी। आपके अपने सेनेटर जो वैसे हाथ उठा के साथ खड़े थे, बाद में सीक्रेट बैलेटिंग में आपके खिलाफ हो गए थे, उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था, तो क्या एक्सपोज हो गया था, क्या फर्क पड़ गया था? वो दोबारा भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? शाहजेब खानजादा, मैंने पहले कहा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की इन गेमों के बाद हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए? हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया गया, क्या हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? हमसे हमारी जमात को तोड़ा गया, पैट्रियट बनाए गए, क्या हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ क्या कुछ किया, हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए थी? क्या हम एस्टेब्लिशमेंट के आगे हथियार डाल देंगे? क्या ऐसे करेंगे? कायर साहब, हथियार डालने की बात नहीं हो रही है। कायर साहब, बात ये हो रही है कि आप अपनी हिकमत अमली को क्वेश्चन कर रहे हैं। जब कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, 10 जलसों से भी, तो वो हिकमत अमली जो एलामिया 20 सितंबर को आया था उसको क्वेश्चन करने के इससे नहीं होगा। यानी लॉन्ग मार्च की जगह वो ये चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे आप बता दें कि अवामी राय आमा को हमवार करने का और क्या तरीका होता है? जलसे नहीं करने, नहीं करते, ओके। रैलीज नहीं करनी, नहीं करते क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। प्रोग्राम नहीं करने क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अदम एतमाद नहीं लाते तो फिर क्या करना है? कायर साहब, आपके इत्तेहादी सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। आप लोगों का एलामिया था, उस एलामिया में ये सब लिखा हुआ था। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जलसों से नहीं जाएगी, हम जब बैठेंगे और तहरीक अदम एतमाद पर जाएंगे। आपके इत्तेहादी आपसे पूछ रहे हैं भाई नंबर्स आके बता दें, क्योंकि पब्लिकली बिलावल ने बात कर दी है, तो आपका एलामिया कह रहे हैं उन मीटिंग में बैठेंगे तो उनको जवाब दूंगा।
अभी तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपको जवाब दे रहा हूं। सब इसीलिए मगर कायरा साहब सवाल इसलिए आपसे हो रहा है क्योंकि आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि पीडीएम में आके बात करें, पब्लिकली बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दी है। मुझे तो शाहजेब खानजादा ने अपनी अदालत में खड़ा किया, आप सवाल कर रहे हैं। इसलिए सब इसलिए आपको प्रोग्राम में आके सवाल किया गया कायरा साहब, क्योंकि आपके इत्तेहादी पूछ रहे हैं कि जी नंबर्स पूरे हैं तो पीडीएम में बता दें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिकली ये बात कर दी है, हालांकि एक दफा पहले पीडीएम में बात हो गई थी। नहीं, मेरे इत्तेहादियों ने कहा कि बिलावल साहब हमारे जब पीडीएम के इजलास का इंतजार करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए ना। अगर इत्तेहादियों की बात आप कर रहे हैं तो उन्होंने, मरियम बीबी ने यह भी कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो कर लीजिए, अगली मीटिंग में हम अपना नुक्ता नजर रखेंगे। अगर मेरे ऊपर आप बहुत सारे सवाल करके मेरा मुद्दा जानना चाहते हैं तो फिर मैं आपके सामने अपना नुक्ता नजर रखूंगा और आपसे ही कुछ सवाल करूंगा जो कल उनके साथ बैठूंगा, उनसे भी करूंगा। तो कायरा साहब एज ऑफ नाउ ये है कि आपको लगता है कि अगर हम ना भी गिरा पाए, नंबर्स का नहीं पता कि इत्तेहादी कौन है कौन नहीं है हुकूमत के आपके साथ, आपको लगता है कि शायद हुकूमत के लोग नाराज हों तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको लगता है वैसे कमजोर हो जाएंगे अगर आप कामयाब ना भी हुए तहरीक अदम-ए-एतमाद में, तो हुकूमत कमजोर हो जाएगी, ये स्ट्रेटजी? मैं ये किसी ख्याल के या ख्वाब के नुक्ता नजर से नहीं कह रहा, मैं किसी यू टर्न लेने के लिए एक जेली पॉलिसी के तौर पे नहीं कह रहा, मैं लोगों को या शाहजेब को इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी सिर्फ इस मूव की बात करने से फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए एमएनएस को वजीर आजम साहब अचानक मिलना शुरू हो गए, एमपीएस का ग्रुप आ गया, उनको मिलना शुरू हो गए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया एमपीएस तो मेरे दस्तों बाजू हैं, ये मिलना शुरू क्यों? इसलिए कि नीचे फ्रस्ट्रेशन थी और आप इस फ्रस्ट्रेशन को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग इनके साथ किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत नहीं थे। लोग आए थे कि जिनकी हुकूमत बनने जा रही है, बनाने वालों ने इनके साथ जोड़ दिए और अब लोग जान रहे हैं कि उनके काम भी नहीं हुए, अवामी रायामा भी उनके खिलाफ हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, आस्ता आस्ता ये पब्लिक ओपिनियन उन लोगों के लिए भी जान का अजाब बन रहा है, तो वो इसको बोझ समझ रहे हैं। इस सिंकिंग शिप से अब लोग जंप करने शुरू हो गए हैं, ये हम देख नहीं रहे, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। कायरा साहब की नुक्ता नजर आपने सुना। अब देखते हैं पीडीएम के इजलास के बाद क्या फैसला सामने आता है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम तौर पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से शुरू होने वाला मामला अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में जाली अकाउंट्स केस की समाअत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करने की हिदायत की थी और अब यही केसेस कराची मुंतकिल करने से मुताल्लिक आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। आज की समाअत के दौरान जजिस के रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला हतमी है, ना ही अदालती फैसले पर अमल दरामद रोक सकते हैं और ना ही उसे तब्दील कर सकते हैं। जायजा लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन हालात में रेफरेंस इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 4 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। चेयरमैन नैब मुल्क भर में किसी भी एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने का इख्तियार रखते हैं, जिस पर जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क दिए कि अगर चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है तो सुप्रीम कोर्ट भी रेफरेंस की मुंतकली का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट का इस रेफरेंस पर फैसला वजूहात की तशरीह पर मुनहसिर है। आप किस बुनियाद पर रेफरेंस की मुंतकली चाहते हैं? जिस पर आसिफ जरदारी के वकील ने जवाब दिया कि नैब के कानून के तहत मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त देना कानूनी हक है, अदालती हुक्म से कानूनी हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क दिए कि फैसले में बहुत से इल्जामात का जिक्र है जिसकी वजह से केसेस इस्लामाबाद में दायर हुए, जिस पर फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि नैब से पूछ ले कि क्या वो इल्जामात अब भी बरकरार हैं। जस्टिस उमरता बदियाल ने इस्तफसार किया कि नैब ने रेफरेंसेस अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में दायर किए, क्या आसिफ जरदारी के खिलाफ पहले कभी इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर हुआ? जिस पर फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ लाहौर और रावलपिंडी में रेफरेंसेस दायर हुए। एक रेफरेंस की समाअत अटक किले में भी हुई। माजी में आसिफ जरदारी तमाम मुकदमात से बरी हुए। गुज़िश्ता रेफरेंसेस में भी एक केस कराची मुंतकिल हुआ था, जिस पर अदालत ने कहा कि केस के तमाम फरीक़ैन और गवाह कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वजूहात देख कर रेफरेंस की मुंतकली का फैसला करेंगे। जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन नैब और फरियाल तालपुर समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। ये मामला शुरू हुआ था अब से 5 साल पहले, यानी नवंबर 2015 में, जब FIA कराची ने कुछ मखसूस बैंक अकाउंट से तहकीकात का आगाज़ किया जिनसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी। FIA ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया और मामला कराची की बैंकिंग कोर्ट में चला गया, लेकिन कोई ठोस पेशरफ सामने नहीं आई। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुस्त रवी का नोटिस लिया और सितंबर में जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए एक GIT बनाई और एडिशनल DG FIA एहसान सादिक को उसका सरबराह लगाया। फिर दिसंबर 2018 में GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की और रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर संगीन इल्जामात लगाए गए थे।
जीआईटी ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 32 जाली अकाउंट्स खोले गए, जिनके जरिए 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। 32 जाली अकाउंट्स को चलाने के लिए ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनियां तश्कील दी, जिनका ना कोई असासा था, ना ही कोई बिजनेस था, और ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इन 11 जाली कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इन 32 जाली अकाउंट्स को ओमनी ग्रुप के मुलाजिम चलाते थे और इन अकाउंट से बिलवास्ता तौर पर जरदारी ग्रुप, सरकारी इदारे और सिंध हुकूमत के ठेकेदार ट्रांजैक्शंस करते थे। सरकारी ठेकों से हासिल होने वाली रिश्वत और किकबैक्स की रकम इन अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी और फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्र की जाती। जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इन शवाहिद की बुनियाद पर नैब को हिदायत की जाए कि वो 16 रेफरेंसेस दायर करे। फिर जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुनाया और नैब को हुक्म दिया कि इस मामले की मजीद तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जाली अकाउंट्स केस की समाअत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करने की हिदायत भी की। गुज़िश्ता साल नवंबर में आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ केसेस कराची मुंतकिल किए जाएं, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अदालती हुक्म का हवाला देकर दरख्वास्त वापस कर दी गई थी और अब एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। भारत झूठी खबरों से दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैला रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना रहा है, लॉबिंग कर रहा है। ये बात हमने आपको 2016 में बताई, फिर 2017 में दोबारा हम हकाइक आपके सामने लाए और उसके बाद गुज़िश्ता दिसंबर में EU डिसइंफो लैब के हैरान कर देने वाले हकाइक सामने आए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय नेटवर्क बेनकाब हुआ तो अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने EU डिसइंफो लैब के मामले को उठा लिया है। इस हवाले से पहली समाअत मंगल के रोज यूरोपीय पार्लियामेंट की गैर मुल्की मुदाखलत से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी में हुई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के एक रुकन बिल्चिक व्लादिमीर ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन एक अहम सियासी मसला है और इस साल मई में इंडिया यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन को इस मामले को जरूर उठाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलेक्जेंडर एला फ्लिप ने कहा कि इंडियन क्रॉनिकल्स एक ऑपरेशन है जो 15 साल से जारी है। इसने हिंदुस्तान के मफाद में चीज़ों को आगे बढ़ाया। ये वो चीज़ नहीं है कि किसी ने अपने कमरे में ख्वाब देखा हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम आहंगी और बहुत सारे ज़राए की ज़रूरत है। इसके पीछे बहुत सारा ताउन वाज़े है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ से मुताल्लिक काम करने वाले तहकीकाती इदारे ने हकाइक को बेनकाब करते हुए सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स और जाली तंजीमों के नेटवर्क की निशानदेही की थी जो यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। ये नेटवर्क 65 ममालिक में 265 वेबसाइट्स को इस्तेमाल करके पुराने और गैर फ़ाल या जाली नामों के अखबारात के ज़रिए बेबुनियाद खबरें फैलाता है और बेनकाब हो चुका है। सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।